हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सारे लोग? जल्दी से कमेंट करके बताना। आज फिर मैं उपस्थित हो चुका हूं आप सारे विद्यार्थियों के लिए एक बेहतरीन क्लास लेकर के, जो सीटेट जुलाई 2023 में होने वाले आपके पेपर सेकेंड की तैयारी के लिए, एसएसटी के लिए, सामाजिक अध्ययन की तैयारी के लिए, जो कि पेपर सेकेंड होता है आपका। और 60 मार्क्स के 60 क्वेश्चंस आपके होते हैं। तो 60 मार्क्स के अगर 60 क्वेश्चन का सवाल केवल एक ही विषय यानी कि एसएसटी से है मेरे दोस्त, तो मैंने आप लोगों के लिए एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट तैयार किया है आप लोग की तैयारी के लिए, ताकि आप लोग बेहतर तरीके से तैयारी कर पाओ। तो आइएगा, बिना वक्त लगाए हम लोग पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को, जनवरी 2023 के प्रश्नों को बेहतर से बेहतर तरीके से कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे, ताकि आप लोग की एग्जाम में बहुत ही बेहतर तरीके से हो पाए। तो बिना वक्त लगाए, बिना टाइम लगाए मेरे दोस्त, हम लोग अपने प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। आप सारे विद्यार्थी इन प्रश्नों को बेहतर तरीके से पहले पढ़ लीजिएगा। बेहतर तरीके से पढ़ने के बाद फिर उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि पेडागोजी के क्वेश्चंस रहते हैं, कुछ कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन में मेरे दोस्त क्या होता है, बहुत विचारणीय प्रश्न होते हैं। अगर आप विचार करके उत्तर देंगे तब तो आपका प्रश्न का उत्तर सही होगा। अगर आप जल्दबाजी में उत्तर दे देंगे तो आपका सारा उत्तर क्या हो जाएगा, एकदम खराब हो जाएगा। ये पक्का मान करके चलिएगा। इसलिए पहले मैं कहता हूं आप लोगों को कि सोच विचार करके आप लोग उत्तर देना। देखो, जैसे पहला प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित कथन है, कौन कौन से कथन है, तो इसमें आपसे कह रहा है निम्नलिखित कथन ए और बी पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। पहले विचार कर लीजिए, विचार करने के बाद में सही विकल्प का चयन करना है। इसमें आपसे पूछा है कि अक्षांश के मान के बाद उत्तर या तो दक्षिण शब्द आता है। अक्षांश के मान के बाद, जैसे आप अगर इस ग्लोब को जरा देखना, ग्लोब पर आप सारे लोग जानते हो ये जो लेटी हुई रेखा खींची जाती है, ये जितनी लेटी हुई रेखा आप लोग देख पा रहे हो ना, ये लेटी हुई रेखाओं को क्या कहा जाता है, अक्षांश कहा जाता है, या इनको लेटीट्यूड कहा जाता है, या इनको अक्षांश कहा जाता है। अब जैसे मानो मैंने 0 अंश अक्षांश रेखा खींची, 0 डिग्री लेटीट्यूड खींचा, इसके नॉर्थ में मतलब इसके उत्तर में उत्तरी गोलार्ध होता है, मतलब नॉर्थ हेमीस्फीयर। इसके दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध होता है। ये बात आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो ये ग्लोब अर्थात मानचित्र पर जितनी भी लेटी हुई रेखाएं होती हैं, इनको अक्षांश रेखा कहते हैं, और अक्षांश रेखाओं का संबंध उत्तर और दक्षिण से होता है। लेकिन इस साइड से अगर आप देखोगे तो यहां पर पाओगे ये सीधी सीधी रेखा जो साउथ पोल को नॉर्थ पोल से जोड़ती है, ये देशांतर रेखा होती है। और देशांतर रेखा ये जितनी भी है, तो 0 डिग्री देशांतर के इधर होगा ईस्ट लॉन्गिट्यूड मतलब पूर्वी, इधर होगा पश्चिमी लॉन्गिट्यूड मतलब पश्चिमी देशांतर। अगर देशांतर की बात आए तो पूर्व और पश्चिम में गोले को भाग में डिवाइड किया गया है। अगर अक्षांश की बात आए तो उत्तर और दक्षिण के बारे में ये आप लोगों को नोट रखना है। ठीक है, तो पहला कह रहा कि अक्षांश के मान के बाद उत्तर या तो दक्षिण शब्द आता है, ये तो आपका सही हो जाएगा। लेकिन कह रहा है कि किसी स्थान के देशांतर के बाद उत्तर या तो दक्षिण आता है। तो मैंने कहा अगर देशांतर होगा तो ग्लोब पर अगर ये एक 0 डिग्री मैंने खींच दिया देशांतर, तो इस साइड में ईस्ट लॉन्गिट्यूड, इस साइड में वेस्ट लॉन्गिट्यूड, मतलब पूर्वी और पश्चिमी की बात आती है, उत्तर और दक्षिण में केवल अक्षांश की बातें आती हैं। तो ए सही हो जाएगा, किंतु आर आपका गलत हो जाएगा। तो ए आपका सही होगा, केवल ए सही होगा। बी आपका आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, बी आंसर आपका हो जाता है गलत। तो ए विल बी द राइट आंसर। यहां पर आप अच्छे तरीके से इस माध्यम से देख सकते हो। अगले प्रश्न का जवाब आप सारे विद्यार्थी से अपेक्षित है। कृपया करके अगले प्रश्न का उत्तर बेहतरीन तरीके से आप लोग करने का प्रयास कीजिएगा। इसमें आप लोगों से क्या पूछ रहा है, इसमें पूछा गया है सबसे पहला नंबर कि सौर मंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो सौर मंडल आप लोग जानते हैं ना, ये अपना देखो एक प्यारा सा सोलर सिस्टम है। ये एक प्यारा सा देखोगे तो एक सोलर सिस्टम आपको दिखाई पड़ेगा, एक सौर मंडल दिखाई पड़ेगा। इस सौर मंडल में पहला नंबर तो यहां देखो आपको बुध ग्रह दिखाई पड़ रहा है ना, एक ग्रह हो गया। दूसरा शुक्र ग्रह होता है इसके नजदीक, तीसरा पृथ्वी ग्रह होता है, चौथा मंगल ग्रह होता है। तो पहले नंबर ये 4 ग्रह अंदर में हो गए। फिर सबसे बड़ा ग्रह कौन हो गया, बृहस्पति। बृहस्पति के बाद हो गया शनि,
शनि के बाद हो गया अरुण और अरुण के बाद हो गया वरुण। ये टोटल मिलाकर के 8 ग्रह हमारे सौर मंडल में हैं। इन ग्रहों का उपग्रह भी है, जैसे जुपिटर मतलब बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा हो जाता है, गैनीमेड। गैनीमेड तो मतलब ग्रह भी होंगे और इनमें क्या हो जाएंगे, उपग्रह भी हो जाएंगे। और ये देखो एस्टेरॉयड बेल्ट, यहाँ चट्टानों के टुकड़े भी सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं, तो क्षुद्र ग्रह भी इसके अंतर्गत आते हैं। मतलब अगर मैं सौर मंडल के बारे में बात करूं तो याद रखना, एक तो सूर्य इसमें शामिल है, सूर्य के साथ में उसके 8 ग्रह शामिल हैं, इसके उपग्रह शामिल हैं, क्षुद्र ग्रह शामिल हैं और उल्का पिंड शामिल है। इन सभी को मिला करके सौर मंडल बनता है। ऑप्शन बी उत्तर आपका सही हो जाएगा। किसको किसको मिलाकर नोट कर लेना, एक तो सूर्य तो पिता होगा, 8 ग्रह हैं, ग्रहों के उपग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं और उल्का पिंड है। इन सबको सामूहिक तौर पर मिलाकर के सौरमंडल बनता है, सोलर सिस्टम बनता है। ये विषय आप अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा। बिना वक्त लगाए हम लोग अगले प्रश्न की ओर पढ़ेंगे। अगले प्रश्न का उत्तर आप सारे विद्यार्थी जल्दी से देने का प्रयास कीजिएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसमें आपसे क्या पूछ रहा है कि कथनों को पढ़ें। सबसे पहला नंबर, फर्स्ट काम आपको क्या करना है, कथनों को पढ़ना है। कथनों को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। पहला कथन ए सुनना, कह रहा उष्ण कटिबंध अधिकतम ताप प्राप्त करता है और वर्ष भर गर्म रहता है। तो उष्ण कटिबंध क्या होता है, जरा इसको सुन लीजिएगा आप लोग। यहां पर देखो, मान लीजिए ये अपना क्या हो गया, ग्लोब, ये हो गया 0 डिग्री जिसे इक्वेटर कहते हैं आप लोग। इसके नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का मतलब इस साइड में हो जाता है कर्क रेखा। इसके दक्षिण में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मतलब हो जाता है मकर रेखा। ठीक है, अब कर्क रेखा से लेकर के मकर रेखा के बीच में सूर्य का प्रकाश एकदम सीधा पड़ता है। ठीक है, कर्क रेखा से लेकर के मकर रेखा के बीच में सूर्य का प्रकाश एकदम सीधा पड़ता है। तो यह कर्क से मकर रेखा के बीच वाले एरिया को उष्ण कटिबंध कहते हैं। ध्यान रखना, क्या कहा जाता है इसे, उष्ण कटिबंध कहते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की गर्मी ज्यादा पड़ने के कारण यहाँ ऊष्मा ज्यादा होती है, यहाँ पर गर्मी ज्यादा होती है। तो कर्क रेखा से लेकर के मकर रेखा के बीच का क्षेत्र जो ग्लोब का है मेरे दोस्त, इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। ये पॉइंट आप लोग याद रखना। तो यही यहां पर आप लोगों से पूछा है कि उष्ण कटिबंध अधिकतम ताप प्राप्त करता है, बिल्कुल, और वर्ष भर गर्म रहता है। ये बात तो सही हो गया ना। दूसरा, मध्याह्न सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर ठीक सिर के ऊपर होता। कारण आर भी सही हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका सही होगा। कैसे, जरा सुनिएगा। यहां पर होता यह है मेरे दोस्त ना कि अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो जो अपना सूर्य है, सूर्य की बात करोगे, अगर यहां पर मैं आपको सूर्य के बारे में और पृथ्वी के संबंध के बारे में अगर थोड़ा सा सचेत करूं तो याद रखना, ये जो विषुवत रेखा है जिसको 0 डिग्री इक्वेटर कहा जाता है, ये मान लीजिए आपका विषुवत रेखा हो गया। विषुवत रेखा पर साल भर में सूर्य 2 बार पहुंचता है। एक तो 21-22 मार्च को पहुंचता है, मार्च के बाद देखो अप्रैल, फिर मई, मई के बाद जून। 21 जून को सूर्य कहां पर होता है, कर्क रेखा पर। 21 जून को सूर्य कहां पर पहुंच जाता है, कर्क रेखा पर। फिर जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, फिर 23 सितंबर को सूर्य फिर से विषुवत रेखा पर, मतलब विषुवत रेखा पर सूर्य 2 बार होता है। फिर अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, फिर 22 दिसंबर को सूर्य कहां पहुंच जाता है, मकर रेखा पर पहुंच जाता है। बात समझ लो ना। फिर दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, फिर 21-22 मार्च को विषुवत रेखा पर। तो मेरे कहने का आशय केवल इतना है कि जो अपना सूर्य है ना, सूर्य की किरणें ये कभी कर्क रेखा पर होता है, ये कभी मकर रेखा पर पहुंच जाती है, ये कभी विषुवत रेखा पर पहुंच जाती है। और डेट आप जरूर याद रखना, सूर्य विषुवत रेखा पर एक तो 21-22 मार्च को होता है और 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर होता है, 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर होता है। पॉइंट नोट करना। अब यहां क्वेश्चन पूछा है कि मध्याह्न सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार कर्क रेखा पर पहुंचता है ना, मैंने कहा 21 जून को, और एक बार मकर रेखा पर मैंने कहा 22 दिसंबर को, और विषुवत रेखा पर 21-22 मार्च और 23 सितंबर को पहुंचता है। तो ए और बी दोनों उत्तर करेक्ट हो जाएगा। शानदार जवाब आप लोगों ने दिया, वेरी वेरी गुड, बहुत बहुत शुक्रिया।
अगला प्रश्न बेहतर तरीके से सोच लेना मेरे दोस्त, बेहतर क्वेश्चन है, 2023 में पूछा गया प्रश्न है, विचार करके उत्तर देना। पूछ रहा है आपसे कि कथनों को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। बहुत गंभीरता पूर्वक प्रश्नों को आप लोग पढ़ने का प्रयास किया करिएगा। पहला कथन कह रहा है कि जीवों, जिनमें पेड़ पौधे और जीव जंतु, जीवों और उनके परिवेश, मतलब मान लीजिए जो जंगल है, ये जंगल जानवरों का परिवेश है। मान लीजिए इसमें शेर, बाघ, चीता, पेड़ पौधे सभी रहते हैं, तो जानवरों का परिवेश क्या हो जाता है? उनका जंगल। ठीक है, तो कह रहा है जीवों और उनके परिवेश के बीच का संबंध एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाता है। बिल्कुल, अगर ये जंगल समाप्त कर दो तो जानवर समाप्त हो जाएंगे। तो जंगल और जानवर ये दोनों एक इकोसिस्टम बनाते हैं, एक तंत्र, एक कानून बनाते हैं, और सभी एक दूसरे से बंधे हुए हैं, तभी एक जंगल जीवित रहता है, तभी एक जंगल में रहने वाले जीव जंतु जीवित रहते हैं। ये विषय आपको याद रखना है। पहला उत्तर सही हो गया। दूसरा, सभी पौधे, जानवर और मनुष्य अपने तत्काल परिवेश पर निर्भर करता है। बिल्कुल, जैसे मैंने कहा ना, जानवर का तत्काल परिवेश उनका जंगल है, तो सारे जानवर जंगल पर ही तो डिपेंड हैं और किसी पर तो डिपेंड होंगे नहीं। तो ए और आर दोनों सत्य हो जाएगा। इट मींस ए ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट मेरे दोस्त। जितने भी प्रिय विद्यार्थी ने ए उत्तर लगाया है उनका उत्तर एकदम सही है। बिना वक्त जाया करें अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप लोग अगला प्रश्न सीटेट जूनियर का देखो, ये 60 क्वेश्चन भाई साहब ना शानदार होते हैं एक ही सब्जेक्ट में। वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण होती है। जो हम लोगों को हवा लगती है, जो हम लोगों को वायु लगती है, घर से बाहर निकलते हैं, ये कई गैसों का मिश्रण होता है। जैसे अगर मैं कहूं आपसे कि हमारे वायुमंडल में कितनी गैस पाई जाती है, मतलब वायुमंडल में कौन कौन सी गैस पाई जाती है, तो वायुमंडल में सबसे ज्यादा तो नाइट्रोजन गैस पाई जाती है ना। कितना परसेंट पाई जाती है? 78.1%। दूसरे नंबर पर जो अपने वायुमंडल में गैस मिलती है उसे ऑक्सीजन कहते हैं, ऑक्सीजन 20.9%। तीसरे नंबर पर जो गैस पाई जाती है वायुमंडल में उसे ऑर्गन कहते हैं, 0.93%। और सबसे इंपॉर्टेंट कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। तो देखो, जो हवा चलती है इन हवाओं में गैस होता है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में से वायु के बारे में सही कथनों का चयन करना है। किसके बारे में? वायु के बारे में। अब सुनो, कह रहा पौधे सीधे हवा से नाइट्रोजन लेते हैं, ये गलत हो जाएगा। वास्तव में हमारे वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है ना, ये वर्षा के दौरान जमीन पर आता है। जमीन पर जो नाइट्रिफिकेशन बैक्टीरियाज, राइजोवियम, एजोटोबैक्टर, ग्रीन एल्गी, ये सारे जो होते ये मिट्टी में नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट में, और फिर नाइट्रेट को पौधे खाते हैं, पौधे नाइट्रेट के रूप में। बिल्कुल भारती जी, ध्यान रखना। वेरी गुड इवनिंग आपको भैया। तो जो नाइट्रोजन पौधे प्राप्त करते हैं ना, वो किस रूप में प्राप्त करते हैं? नाइट्रेट के रूप में। डायरेक्ट नहीं हवा से पौधे खा लेंगे, गलत। हरे पौधे ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। बिल्कुल, हरा पौधा एक्सेप्ट तो करता है कार्बन डाइऑक्साइड, खाता तो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, लेकिन हम आपके लिए ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं पेड़ पौधे। अगला, हीलियम, ऑर्गन, ओजोन गैसें वायु में भारी मात्रा में मौजूद है। नहीं, ये गलत हो जाएगा। आप देखो, मैंने ओजोन का नाम कहीं लिखा है? नहीं लिखा ना। मैंने हीलियम का नाम लिखा, ऑर्गन का नाम लिखा? नहीं लिखा ना। अपने वायुमंडल में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे गैसें भारी मात्रा में और सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती हैं। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। हवा में छोटे धूल के कण मौजूद होते हैं। जब आप लोग चलते हो, कहीं पर आते जाते हो, जब धूल उड़ती है तो आपकी आंखों में देखो छोटे छोटे धूल के कण पड़ जाते हैं ना। तो बी और डी आपका सही होगा मेरे प्रिय साथी। मतलब बी और डी किस ऑप्शन में है? आपका बी और डी सच है, ए और सी गलत है। आशा करता हूं आपने सी उत्तर दिया होगा, और सी उत्तर मेरा समझाने का तरीका भी आपके समझ में जरूर आया होगा। अगला बहुत बेहतरीन प्रश्न है सीटेट का, जूनियर का। सुनो,
गांवों की तुलना में शहरों में तापमान अधिक क्यों होता है? आप ऑब्जर्व अगर करोगे तो गांवों का मौसम ठंडा होता है लगभग, लेकिन शहरों में बहुत ज्यादा गर्मी होती है गर्मी के सीजन में। क्यों ऐसा होता है? गांव का मौसम क्यों कुछ ठंडा होता है और शहर का मौसम में तापमान ज्यादा क्यों होता है? जानते हो क्यों होता है? इसलिए कि जो शहर की इमारत होती है उनकी इमारतों में जो कंकड़, पत्थर और ईंट का प्रयोग हुआ है, साथ साथ में जो मेटल, जो धातु, लोहा वगैरह हुआ है, ये दिन के दौरान कठोर हो जाते और बहुत ज्यादा गर्म हो जाते, याद रखना। और शहरों में ज्यादा से ज्यादा लोहा, चट्टाने, सड़कें वगैरह वगैरह बनाई गई है ना, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, ये सब के कारण गर्मी रहती है। दूसरा, जो रोड है, रोड का डामर मतलब जो तारकोल से सड़कें बनती है ना, जो सड़क होती है ना, ये सड़क में जो गिट्टी है और गिट्टी में जो तारकोल लगा करके चिपकाया गया है ना, ये दिन में बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है। और गांव में इतनी ज्यादा पक्की सड़कें तो होती नहीं है, गांव में मिट्टी वाली सड़कें होती है, तो मिट्टी वाली सड़कें कहीं ना कहीं कुछ सही है, पर रोड का डामर दिन में शहरों में बहुत गर्म हो जाता है। अगला, शहरों की भीड़ भाड़, बहुत भीड़ होती है वाली ऊंची ऊंची इमारतों में ना, एक बार अगर गर्म हवा फंस जाती है तो ये गर्म हवा शहरों से बाहर नहीं निकल पाती, इसलिए शहरों में गर्मी होती है। शहरों में अधिक खुली जगह और पेड़ है, गलत। ये तो गांव में देखो, गांव में एकदम खुली जगह होती है, चारों तरफ से पेड़ लगे होते हैं और पेड़ों से बढ़िया निर्मल, निर्झर, शानदार, बेहतरीन, लाजवाब हवाएं आती हैं। तो शहरों में ये स्थिति नहीं है, यहाँ तो भीड़ भाड़ वाली ऊंची ऊंची इमारतें हैं ना। तो ए बी सी, आप लोग क्या उत्तर लगाओगे मुझे बताओ। यहाँ देखो EC लिख दिया गया है ना, नहीं, ये A, B और C होना चाहिए था, ठीक है। तो ऑप्शन आप लोग, अब मुझे ये कहना मत कि गुरुजी मैंने तो यही लगाया था पर ये आपने ही गलत कर दिया, नहीं, A B मान लो इसको, A B और C ऑप्शन आप लोगों का मेरे दोस्त हो जाएगा कतई लाजवाब। जितने प्रिय विद्यार्थी ने A ऑप्शन को चुना है उन लोगों का A ऑप्शन एकदम खतरनाक हो जाएगा। अगले प्रश्न का जवाब आप देना। कह रहा है निम्नलिखित कथनों A और B पर विचार करें और फिर सही विकल्प का चयन करें, ठीक है। पहले विचार कर लेना फिर सही विकल्प चुनना। इसमें अपने संविधान के बारे में पूछा गया है कुछ बात, तो संविधान के बारे में याद रखना कि संविधान हमको आपको संविधान के भाग 3 में कुछ मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं। संविधान ने हम लोगों को क्या दिए हैं? कुछ अधिकार दिए हैं। उन अधिकारों में आइए हम चर्चा करते हैं। कौन सा अधिकार? कह रहा शोषण के खिलाफ अधिकार। पता है आपको, भाग 3 के अंतर्गत एक अनुच्छेद है 24, अनुच्छेद 24 में शोषण के विरुद्ध, और 23 में, अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार प्राप्त है। मतलब ये क्या कहता है कि किसी को भी कम वेतन या बंधुआ के तहत काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। मतलब क्या है सर इसका? इसका मतलब है कि हमारे संविधान ने हमको अनुच्छेद 23 और 24 में यह अधिकार दिया है कि हमें हमारी योग्यता के हिसाब से वेतन मिलना चाहिए, कम वेतन मेरा नहीं होना चाहिए। और साथ साथ कोई मुझसे जबरदस्ती बंधन करके मुझे बंधक बना ले और बंधक बना करके मुझसे निःशुल्क में, फ्री में काम करवाए, ऐसा करना शोषण कहा जाएगा और हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा करके उनके खिलाफ मुकदमा कर सकते हैं। ये हमको संविधान से अधिकार प्राप्त है। ए हो गया। दूसरा कह रहा है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय का मतलब होता है हम गरीब हो चाहे अमीर हो, हम किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय से हो, हमारे साथ न्याय होना चाहिए। नहीं तो देखो पहले छुआछूत वाली बात होती थी ना, छुआछूत हो गया, ये हो जाता वो, तो ये सब नहीं होना चाहिए। इनको कानूनों के अधिकार के अंतर्गत गारंटीकृत मौलिक अधिकार हैं। दोनों ऑप्शन सही होगा मेरे प्रिय विद्यार्थी। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ए और बी दोनों सत्य हैं और बी ए की सही व्याख्या है। देन आपका ए उत्तर एकदम लाजवाब। चलो ठीक है, अगले प्रश्न का जवाब मैं आप लोगों से पूछता हूं। बेहतर तरीके से पढ़ लो, बेहतर तरीके से पढ़ने के बाद उत्तर को आप टिप दीजिए। इसमें कह रहा है कि भारत का वर्णन करने के लिए भारत के संविधान द्वारा प्रयुक्त शब्द क्या है? अब सुनो पहली बात मैं आपसे कहूं कि हमारे भारत का संविधान
कब बना था? तो आप क्या जवाब दोगे बताओ? अपने देश का संविधान कब बना था? तो आप कहोगे सर ये तो 26 नवंबर 1949 को बन करके तैयार हो गया था और 2 साल 11 माह और 18 दिन का टाइम भी लगा था। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। दूसरी बात, अपने देश का संविधान लागू कब हुआ था? तो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, ये आप लोग जानते हैं। तो अपने संविधान में कुल मिलाकर के तब कितने भाग थे? 22 भाग थे। 22 भाग के साथ में 8 अनुसूचियां थी। 8 अनुसूची के साथ में 395 अनुच्छेद हुआ करते थे। ठीक, इसी संविधान के भाग 1 के अंतर्गत एक अनुच्छेद दिया गया है जिसे कहते हैं अनुच्छेद नंबर 1। अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। क्या लिखा हुआ है? भारत अर्थात, और एक बात याद रखना, संविधान अपने देश का केवल एक ही नाम रखता है, भारत और इंडिया, और 28 राज्यों का ये एक संघ है और किसी भी राज्य को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं प्राप्त है। बात समझ रहे हो आप लोग? समझ रहे हो? बेहतर तरीके से कमेंट बॉक्स में उत्तर आपको करना है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पहले पढ़ लो, फिर दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। क्या पढ़ना है? लिखा है सभी लोकतांत्रिक देशों में एक संविधान होने की संभावना है। हमारा भारत देश एक लोकतांत्रिक देश है कि नहीं बताओ? लोकतांत्रिक देश है ना? क्यों? क्योंकि हम लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार ही हमारा देश चलाती है। मान लीजिए हमारे देश में सारी शक्ति किसके पास है? जनता के पास। सारी पावर जनता के पास है, लेकिन जनता अपनी पावर को वोट के माध्यम से मतदान करके सांसद को दे देता है। सांसद अपना प्रतिनिधि चुन लेता है ना, कि देखो मैं ज्यादा मेहनत नहीं कर सकता, तुम मेरे प्रतिनिधि बन जाओ, तुम मेरे लिए व्यवस्था करना। और उसके बाद में विधायक को चुनता है। बात समझ रहे? फिर विधायक सीएम को, चीफ मिनिस्टर को चुनते हैं और सांसद प्राइम मिनिस्टर को चुनते हैं। मतलब एक लोकतांत्रिक देश का मतलब होता है कि उस देश में जनता के द्वारा चुनी गई सरकार ही उस देश को चलाएगी। तो लोकतांत्रिक संविधान, हमारे देश में देखो संविधान है कि नहीं? हमारा देश भी लोकतांत्रिक है, हमारे देश में संविधान भी है। तो बिल्कुल जो देश लोकतांत्रिक देश है उनमें संविधान होने की संभावना है। अच्छा, ऐसा क्यों किया जाता है पता है? क्योंकि जिस देश में लोग ज्यादा हैं, अगर ये संविधान में ये ना लिख दिया गया होता कि प्राइम मिनिस्टर कैसे बना जाता है, प्राइम मिनिस्टर के काम क्या होते हैं, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति कैसे चुना जाता है, राष्ट्रपति के काम क्या होते हैं, चीफ मिनिस्टर कैसे चुना जाता है, चीफ मिनिस्टर के काम कैसे होते हैं, ये सारी चीजों का वर्णन लिख दिया गया है संविधान में ताकि लोग कहना माने। नहीं तो बताओ, सब लोग कहेंगे हमें प्रधानमंत्री बना दो, हमें राष्ट्रपति बना दो, हमें मुख्यमंत्री बना दो। काहे भैया तुमको बना दे? संविधान में कुछ बातें हैं, अगर आप चुनाव लड़ोगे, अगर आप चुनाव जीतोगे, इस लोकतांत्रिक देश में हर कोई प्रधानमंत्री बन सकता है, हर कोई राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन उसे चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो पहला कथन तो सही है। दूसरा, सभी देश जिनका संविधान है जरूरी नहीं कि वे लोकतांत्रिक हो। ये भी बात सही है, जरूरी नहीं कि वो देश लोकतांत्रिक हो। तो ए और बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ए और बी दोनों मेरे दोस्त आपका सही हो जाता है। ये बात ध्यान रखना है बेहतर तरीके से, ठीक है। अगले प्रश्न का जवाब आप लोगों से मैं अपेक्षित करता हूं मेरे प्रिय विद्यार्थी, अगले प्रश्न का उत्तर बहुत बेहतर तरीके से देना। लिखा होता है कि यदि एक पाठ्यचर्या का मतलब होता है एक सिलेबस, एक सिलेबस मान लीजिए जिसमें गृहिणी, ध्यान रखना, गृहिणियों और घरेलू नौकरानी। तो गृहिणी और घरेलू, देखो जितनी महिला होती है, महिला, अक्सर महिलाओं को जब लोग सोचते हैं ना तो उनको दो बारे में सोचते हैं, या तो कहते हैं गृहिणी है वो, या तो वो गृहिणी है, और या तो कहती हैं घरेलू नौकरानी, या क्या कहा जाता है उनको? घरेलू नौकरानी। मतलब ये महिलाओं के साथ में भेदभाव है कहीं ना कहीं। और जो पुरुष होते हैं, पुरुष इंजीनियर होते हैं,
पुरुष पायलट होते हैं। अब तो पुरुष की जगह महिलाएं भी इंजीनियर होने लगी हैं, महिलाएं भी पायलट होने लगी हैं, लेकिन गांव का समाज ऐसा बन गया है ना कि जो पुरुष होते हैं, पुरुष प्रधान है ना, तो पायलट, इंजीनियर, इनमें इनका नाम आ जाता है, गृहिणी और घरेलू नौकरानी में महिलाओं का नाम आता है। तो इस रूप में पुरुषों का चित्रण, इस प्रकार के चित्रण को बढ़ावा मिलने की संभावना किसको? लिंग सीरोटाइपिंग को। मतलब लिंग सीरोटाइपिंग का मतलब ये होता है ना कि लिंग विभेद हो रहा है। महिलाएं हमेशा क्या गृहिणी ही रहेंगी? क्या महिलाएं पायलट नहीं बनेंगी? क्या महिलाएं प्रधानमंत्री नहीं बनी है? क्या महिलाएं राष्ट्रपति नहीं बनी है? बिल्कुल बनी है। ये लिंग सीरोटाइपिंग की व्यवस्था होनी चाहिए समाप्त। बात समझ रहे ना? ये सभी को समान अवसर दिया जाना चाहिए। आज देखो हमारे देश की राष्ट्रपति भी हैं द्रौपदी मुर्मू जी, तो सब कुछ तो केवल घरेलू गृहिणी और घरेलू नौकरानी कहने से काम नहीं चलेगा। अगला प्रश्न जरा सुनिएगा। किसी देश में लोकतांत्रिक लोकाचार, लोकतांत्रिक लोकाचार का मतलब होता है जैसे हमारा देश लोकतांत्रिक है ना, यहाँ जनता के द्वारा चुनी गई सरकार के माध्यम से देश का शासन चलता है। पूरा देश मतलब जनता ही चलाती है। तो इसे और मजबूत बनाया जाए कि यहाँ जनता का ही शासन चले, जनता अच्छे तरीके से चले। कैसे आप और मजबूत कर सकते हो? इसमें पहला कहा है चुनावों का नियमित संचालन होना चाहिए। बिल्कुल मेरे दोस्त, जो इलेक्शन है ना, देखो हम लोग सरकार कैसे चुन सकते हैं? केवल मतदान डाल करके ना, वोट डाल करके ना। अगर चुनाव ही नहीं होंगे तो हम वोट नहीं डालेंगे, तब तो जनता का मतलब नहीं रहेगा, तब तो लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। तो चुनावों का नियमित संचालन होना चाहिए। पहला नंबर एक समझ गए आप लोग। दूसरा, निर्णय लेने की प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी। अच्छा, सरकार में लोग कैसे निर्णय लेते हैं? तो सुनिएगा, हम लोग हमारे क्षेत्र में जो कोई सांसदी का चुनाव लड़ने आता है, हम लोग उचित सांसद चुनते हैं ना। आजकल तो लोग लालची हो गए हैं, ठीक है, दारू वारू पी करके भाई साहब, रुपए पैसे ले दे करके, साड़ी वाड़ी ले दे करके भाई साहब वो वोट डाल देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, हमको योग्य सांसद चुनना चाहिए, हमको योग्य विधायक चुनना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम इनको चुन रहे हैं। कहने का मतलब मैं खुद सांसद हूं, मैं खुद विधायक हूं। सांसद प्राइम मिनिस्टर को चुन लेता है, विधायक चीफ मिनिस्टर को चुन लेता है, तो मैं खुद पीएम हूं, मैं खुद सीएम हूं। तो इसका मतलब निर्णय लेने में मेरी भी तो भागीदारी हुई ना। अच्छा, जनमत की जानकारी देना। बिल्कुल, जनमत का मतलब कि आपको कैसे वोट करना चाहिए, क्या सोच विचार करके वोट करना चाहिए, इसकी जानकारी देना। तो ए बी सी तो सही है, लेकिन मजबूत और प्रतिबद्ध नौकरशाही का मतलब होता है जो सरकारी नौकरी करते हैं। नौकर का शाही का मतलब होता है सरकारी कर्मचारी, जैसे स्कूल का टीचर हो गया, उसके बाद रेलवे में कर्मचारी हो गया, बैंक का कर्मचारी हो गया, सेना में कर्मचारी हो गया। बात समझ रहे हो ना? ये सभी नौकरशाही कह रहे, डीएम साहब हो गए, एसपी, कमिश्नर, ये सब नौकरशाही हो गए। तो सही विकल्प अब चुनना है तो डी गलत हो जाएगा, पर ए, बी और सी आपका सही हो जाएगा। इट मीन्स जितने भी प्रिय विद्यार्थी ने बी उत्तर लगाया है, कतई लल्लन टॉप आंसर लगाया है बी। आशा करता हूं आपके समझ में सारी बातें जरूर आ रही होंगी और बेहतर तरीके से मैं आपको समझा पा रहा हूं। अगले प्रश्न का जवाब आप सारे विद्यार्थियों से अपेक्षित है कि एक बार आप लोगों से मैं कहूंगा कि आप लोग एक बार बेहतर तरीके से मेरे दोस्त प्रश्न को पढ़ लीजिएगा, फिर मैं कहूंगा उत्तर देना। बिना सोच विचारे उत्तर मत दीजिएगा। जैविक खेती, अब सुनो, जैविक खेती क्या होता है पता है? ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का मतलब होता है कि जब भी धान, गेहूं कुछ भी बोया जाएगा उसमें उर्वरक का प्रयोग नहीं होगा। उर्वरक का मतलब क्या होता है सर? उर्वरक का मतलब होता है रासायनिक उर्वरक। रासायनिक उर्वरक का मतलब जैसे यूरिया, डाई, पोटास, ये सभी खेत में डाला जाता है ना, ये सब मत डालो, आप उर्वरक मत डालो। दूसरा, जो रासायनिक कीटनाशक होते हैं, रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग भी मत करो। ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करने के चक्कर में यही तो किसान करता है ना। लेकिन जैविक कृषि का मतलब होता है मेरे दोस्त, आप लोग गोबर के खाद का प्रयोग करो, पेड़ पौधों के डाल, पेड़ पौधों की पत्तियों के सड़े गले, बर्मी कंपोस्ट, केंचुआ वाला कंपोस्ट बनाओ, जैविक एकदम खाद डालो। ठीक है, लिखा है पहला कि खाद का उपयोग उर्वरक के लिए किया जाता है। बिल्कुल, खाद का मतलब होता है जैसे गोबर का खाद, पेड़ पौधों का बर्मी कंपोस्ट हो जाएगा खाद। ठीक है, इनका प्रयोग उर्वरक के रूप में, पर उर्वरक फर्टिलाइजर का नहीं यूज होता है। पहला सही हो जाएगा। दूसरा, उत्पादकता बढ़ाने के लिए अनुवांशिक संशोधन किया जाता है, ये गलत हो जाएगा। ये जेनेटिक मॉडिफाइड सीड का प्रयोग नहीं, नेचुरल सीड का प्रयोग करना है।
प्राकृतिक, बिल्कुल नेचुरल कीटनाशकों, जैसे देखो गांव में क्या होता है, राख का प्रयोग करते हैं, ठीक है, राख का प्रयोग कर लेते हैं ना खेतों में डालने के लिए, आलू के खेत में डालने के लिए, राख के अलावा गोबर की खाद का यूज कर लेते हैं। हाँ, तो ये प्राकृतिक कीटनाशक का प्रयोग करो। केवल ए और सी आपका उत्तर सही होगा। जितने भी प्रिय विद्यार्थी ने मेरे सी उत्तर दिया है उन सारे विद्यार्थियों का उत्तर एकदम लल्लन टॉप, एकदम बेहतरीन, बहुत बहुत शानदार मेरे दोस्त, बहुत बहुत बेहतरीन। पूरा टारगेट अचीव करना है एसएसटी में, आपको मैं पूरा महारत बनाऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। बस आप लोग भरोसा बनाए रखिएगा शानदार तरीके से। पीडीएफ भी मैं आपको जीएस एक्सपर्ट ऑफिशियल के टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। जीएस एक्सपर्ट ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां मैं आप लोग को ये पीडीएफ भी दे दूंगा, ठीक है, जीएस एक्सपर्ट ऑफिशियल के टेलीग्राम चैनल पे। आगे सुनिए, निम्नलिखित में से कौन सी शासन प्रणाली भारत द्वारा अपनाई गई थी? भारत देश में आप जानते हो, पहला कह रहा है राष्ट्रपति और एकात्मक। राष्ट्रपति और एकात्मक का मतलब होता है जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में ना, यहाँ प्रधानमंत्री नहीं होता, यहाँ पर पूरे देश का मालिक केवल राष्ट्रपति होता है। लेकिन क्या हमारे देश का पूरा मालिक राष्ट्रपति होता है? नहीं होता ना। अपने देश में केवल ये नाम मात्र का होता है। बेसिकली प्रधानमंत्री होता है वास्तविक मुखिया। तो हमारे यहाँ संसद भवन है, संसदीय प्रणाली है और संघीय प्रणाली। संघीय प्रणाली का मतलब होता है हमारे भारत देश में 28 राज्य हैं और 28 राज्य जो है, कोई भी राज्य भारत छोड़ नहीं सकता। अगर उत्तर प्रदेश कहे कि मैं भारत में नहीं रहूंगा तो उसे भारत से जाने दिया जाएगा? नहीं। आप अगर लगेगा केंद्र सरकार को कि कोई राज्य भारत छोड़ करके जाना चाहता है तो वहां राष्ट्रपति शासन लगा देता है। तो संसदीय और संघीय व्यवस्था है अपने भारत देश में मेरे दोस्त। यहां सर्वोसर्वा कौन है? जो मुख्य पावर, जो मुख्य शक्ति होता है वो प्राइम मिनिस्टर में होता है। लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर कोई भी काम करता है ना, उस पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होना अत्यंत आवश्यक है। उस पर किसका हस्ताक्षर होना? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का देश का मुखिया होता है, पर वास्तविक मुखिया प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, अगले प्रश्न का अब देखो, ये उत्तर कोई भी विद्यार्थी मेरे गलत नहीं करेंगे, मेरे प्रिय साथी कोई भी उत्तर गलत नहीं करेंगे। इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग उत्तर जरूर मुझे भेज दीजिएगा। लिखा है राज्य सरकार। अपने देश में कितनी सरकार होती है? 2। एक तो बेसिकली जिन्हें कहा जाता है केंद्र सरकार और एक होता है राज्य सरकार। अब राज्य सरकार में कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? जिनको हम लोग कहते हैं नाम मात्र का प्रमुख। तो नाम मात्र की शक्ति राज्यों में राज्यपाल के पास होती है और केंद्र सरकार में नाम मात्र की शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास में। लेकिन राज्यों में वास्तविक शक्ति, मतलब एक राज्य में पूरा कार्य जो करता है वो मुख्यमंत्री करता है और केंद्र सरकार में वास्तविक कौन होता है? अपने प्राइम मिनिस्टर हो जाते हैं। तो बी जो होगा राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख होगा। लेकिन अगर राष्ट्रपति का नाम आएगा तो अपने भारत देश का कार्यकारी प्रमुख हो जाता है। ये विषय भी आप लोग नोट रखना। अगला सुनना, नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान कक्षा में विविधता को मजबूत करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है? तो विविधता को मजबूत करने के लिए, विविधता का मतलब होता है मेरे दोस्त कि चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, मतलब किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी संप्रदाय के लोग हों, उन सबके पास में समानता का अधिकार होना चाहिए। सबको हर कार्य के लिए समान अवसर मिलना चाहिए, सभी लोगों का सम्मान होना चाहिए और सभी लोगों तक समस्त संसाधनों की पहुंच होनी चाहिए। ये विविधता का मेन मजबूत करने के लिए हर संसाधनों तक उनकी पहुंच बनाओ, उनको सम्मान दीजिए और समानता के साथ जीने का अवसर दीजिए। ये हो जाएगा विविधता को मजबूत करने के पक्ष। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न का जवाब आप लोगों से मैं अपेक्षित करता हूं बताना। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वाग्रह की अवधारणा? पूर्वाग्रह का मतलब जानते हो, जैसे कुछ लोग होते हैं, देखे होंगे अपने गांव अपने शहर में, वो लोग अपने आप को ना बहुत बड़ा समझते हैं और वो अपने बारे में ना पहले ही सब कुछ सोच करके बैठे रहते हैं और उनको लगता है कि मैं ही दादा हूं, इस धरती का दादा मैं ही हूं, मुझसे ज्यादा किसी को कुछ नहीं आता। उनको पूर्वाग्रह होता है। तो इस अवधारणा को समझाने का उपयुक्त उदाहरण कौन सा होगा?
तो सुनिएगा मेरी बात, इसमें है ना, लोग एक दूसरे को समान रूप से देखते हैं नहीं। कुछ लोगों को पूर्वाग्रह हो जाता है, वो ये समझते हैं मैं ही विद्वान हूं, मैं ही सब करता धरता हूं, मुझसे बड़ा कोई नहीं है ना, कोई समान रूप से नहीं देखता पूर्वाग्रह में। अच्छा, लोग अन्य लोगों को नकारात्मक रूप से देखते हैं, बिल्कुल सब कहते हैं ना कि अरे मैं जो करता हूं वो सही है, तुमने जो काम किया वो गलत, हमेशा ताना मारते रहते, तुम गलत हो, तुम गलत हो, तुम सही नहीं करते, मैं ही सही करता हूं। तो लोग अन्य लोगों को नकारात्मक रूप से देखते हैं, ऐसे ही उनको पहले से, जैसे कहते हैं ना, अरे हमको तो पहले ही पता था तुम कैसे हो। बात समझ लो ना, लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं नहीं, श्रेष्ठता और हीनता की भावना होती है। मतलब वो कहते हैं ना, मैं श्रेष्ठ हूं तुम हीन हो, मैं काबिल हूं तुम नाकाबिल हो, यही पूर्वाग्रह लोगों को रहता है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी होती है लोगों की कि मैं ज्यादा काबिल हूं बाकी दुनिया मूर्ख है। नहीं, बी और डी, ऑप्शन डी जितने भी प्रिय साथी ने लगा दिया होगा उन सारे विद्यार्थियों का उत्तर एकदम शानदार हो जाता है। चलो अगले प्रश्न की ओर आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब आप सारे विद्यार्थियों से अपेक्षित है, बहुत बेहतर तरीके से सोचना मेरे दोस्त, सोच विचार करके उत्तर मैं कहूंगा आप लोगों से देने के लिए, ठीक है, बिना विचार के उत्तर मत दीजिएगा। सुनिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति प्राथमिक क्षेत्र में कार्य करता है। प्राथमिक क्षेत्र का मतलब होता है जो चीज डायरेक्ट प्रकृति से प्राप्त किया जाए, जो प्रकृति से प्राप्त किया जाए, जैसे कृषि। कृषि किसमें करते हो आप, मिट्टी में ना, मिट्टी क्या है, नेचुरल, ठीक है। जैसे वृक्षारोपण, पेड़ पौधे आप किस लिए लगाते हो, प्राकृतिक रूप से ना, वृक्षारोपण। इसके बाद में खनन, कोयला, पेट्रोल, डीजल, ये तो नेचुरल रूप में प्राप्त है ना, तो ये खनन, ये हो जाएगा प्राइमरी सेक्टर, ठीक है ना। और एक होता है टर्शियरी सेक्टर, तृतीयक क्षेत्र, जिसमें सर्विस सेक्टर आता है, सेवा। अब प्राथमिक क्षेत्र में राधा एक कपड़ा कारखाने की, देखो कारखाना आ गया ना, का यहाँ सामान बनता है, ये नेचुरल थोड़ी ना है कारखाना, कारखाना तो मानव ने बनाया ना, तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी सेक्टर। सरिता एक उर्वरक कंपनी, देखो कंपनी आ गया ना, यहाँ पर सामान बनता है ना, सेकेंडरी सेक्टर। हरप्रीत एक निर्माण स्थल, देखो यहाँ पर भी निर्माण हो रहा है ना, ये भी सेकेंडरी सेक्टर। लेकिन हामिद एक वृक्षारोपण पर रबर टैप करता है, बिल्कुल मेरे दोस्त, वृक्षारोपण क्या हो गया, प्राइमरी सेक्टर। वृक्षारोपण हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, खनन हो गया, ये सभी आपका किस में आ जाता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कह रहा है जरा सुनिएगा, इसमें पूछ रहा है कि मीडिया, आजकल आप लोगों ने देखा होगा ना, जैसे जी न्यूज हो गया, आज तक हो गया, मीडिया वाले लोग, डीडी न्यूज, नेशनल, सारे न्यूज हैं, इसके संदर्भ में सेटिंग एजेंडा वाक्यांश का क्या अर्थ है। सेटिंग एजेंडा मतलब जानते हो ना, देखो मेरे दोस्त, वास्तव में जो मीडिया वाले लोग होते हैं, वो मीडिया वाले लोग आजकल अपने विचार को जनता के विचारों तक पहुंचाते हैं। मतलब मीडिया लोगों के विचारों और धारणाओं को प्रभावित करती है, ठीक है, किसी मेन पॉइंट पर। देखना, मीडिया चैनल द्वारा प्रसारण की सूची तैयार करना, गलत। मीडिया चैनल उन कार्यक्रमों को प्राथमिकता दे रहे हैं जिनके पास पुनः प्रसारण के लिए उच्च लक्ष्य रेटिंग, गलत। मीडिया लोगों के विचारों और धारणाओं को प्रभावित करता है, आखिर न्यूज देखते हो आप लोग तो उससे प्रभावित होते हो ना, और मीडिया वालों को पता रहता है कि किस मुद्दे पर जनता को बेवकूफ बनाना है, किस मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करवाना है जनता का। तो सरकार वरकार क्या करती है ना, कभी मीडिया लोगों को ना पैसा वैसा दे करके उनको अपने हिसाब से न्यूज चलवाने के लिए कहती है, ताकि लोगों को प्रभावित किया जा सके। बात समझ रहे ना, तो मीडिया लोगों के विचारों और धारणाओं को प्रभावित करता है, इसी को सेटिंग एजेंडा कहते हैं, सेटिंग एजेंडा कहा जाता है। सेटिंग एजेंडा आजकल बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म हो गया है, ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है, ठीक है दोस्तों। अगर इस पीडीएफ को आप प्राप्त करना चाहते हो तो मैं आपसे फिर कह रहा हूं, पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप ये जीएस एक्सपर्ट ऑफिशियल के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल को आप लोग अभी ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और सीटेट जूनियर में अगर आप मेरी क्लास को देखोगे तो एसएसटी, जिसमें आपको 60 मार्क्स मिलने हैं, 60 क्वेश्चंस आपका कवर होना है, मैं आपका पूरा कवर करवाऊंगा। टारगेट मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से स्टार्ट किया है, जनवरी 2023 के क्वेश्चन करा रहा हूं, धीरे धीरे मैं आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी
ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सारे विषय और साथ साथ में पेडागॉजी के क्वेश्चन भी मैं आपको बेहतर तरीके से समझाऊंगा। कैसे कर पाओगे वो सारी चीजें। चलिए दोस्तों, जुड़े रहने के लिए आप सारे विद्यार्थियों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।